नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस न्यू सीरीज ऑफ डिफाइन एज वीडियोस। इस सीरीज़ की पहली वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग स्टोरी और एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में भी। एक बहुत ही पॉपुलर इंडिकेटर है डॉनचिन चैनल। आई थिंक आपने उसके बारे में सुना होगा, लेकिन उसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और मुझे लगता है कि हर स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स को उसके बारे में जानना चाहिए और उसके ऊपर सोचना चाहिए। तो इस वीडियो में हम आज बात करेंगे वो कहानी के बारे में, उस इंडिकेटर के बारे में और उससे जुड़ी कुछ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में। दोस्तों, आपने शायद डॉनचिन इंडिकेटर के बारे में सुना होगा, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा कि ये इंडिकेटर किसने बनाया और क्यों बनाया। इस इंडिकेटर के पीछे एक कहानी है। ये इंडिकेटर डेवलप किया था रिचर्ड डॉनचिन ने। रिचर्ड डॉनचिन का जन्म 1905 में यूएस स्टेट के हार्टफोर्ड में हुआ था। उन्होंने येल यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री ली। उनका एक फैमिली बिजनेस था। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने अपने फैमिली बिजनेस में ही असिस्टेंट की तरह की और वहीं से उन्हें बिजनेस की समझ मिली। काम के दौरान ही उन्होंने एक किताब पढ़ी। ये किताब थी जैसे लिवरमोर की बायोग्राफी, रेमिनिसेंस ऑफ स्टॉक ऑपरेटर। ये स्टॉक मार्केट में जैसे लिवरमोर की अपने एक्सपीरियंसेस और उनकी कहानी थी। वो किताब पढ़ के रिचर्ड डॉनचिन इतने इंस्पायर हुए कि उन्होंने सोचा कि वो फाइनेंशियल मार्केट्स को और डिटेल में स्टडी करेंगे और वहीं पे अपना करियर बनाएंगे। तो उन्होंने कम उम्र में ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग की शुरुआत की। वो चार्ट्स स्टडी करने लगे, वो फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस भी करने लगे, बिजनेस को एनालाइज करने लगे और स्टॉक मार्केट्स में अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को डेवलप करने लगे। मार्केट भी ठीक था और वो अच्छा इन्वेस्टमेंट भी करने लगे। लेकिन 1929 के क्रैश में, जिसको अमेरिकन स्टॉक मार्केट में द ग्रेट क्रैश कहा जाता है, उसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट में अच्छा खासा लॉस किया। वहाँ वो थोड़े नाराज़ हुए, डिसअपॉइंट हुए, लेकिन तब उन्हें ट्रेडिंग के बारे में बहुत कुछ सीखने भी मिला। वहाँ पे उन्हें समझ आया कि रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग में डिसिप्लिन का इंपॉर्टेंस क्या होता है। और इस इंसिडेंट के बाद उनका बहुत भरोसा बढ़ गया टेक्निकल एनालिसिस पे और उसमें एक्सप्लेन की गई मेथड्स पे। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने फैसला किया कि वो इस पे और काम करेंगे और अपनी गलतियों से सीखेंगे और डिटेल में इन चीज़ों पे काम करेंगे। हकीकत में उनका भरोसा प्राइस एक्शन पे बहुत बढ़ गया और उन्होंने उस पर बहुत ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने डिसाइड किया कि वे वॉल स्ट्रीट में ही काम करेंगे और वहाँ भी अपना करियर बिल्ड करेंगे। 1930 में उन्होंने वॉल स्ट्रीट में अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने अपने एनालिसिस के बारे में रिसर्च रिपोर्ट्स लिखने की शुरुआत की और उस रिपोर्ट्स को वो अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस को प्रोवाइड करने लगे। उन रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स की वजह से उनका नाम होने लगा, पॉपुलैरिटी बढ़ी। 1933 में वॉल स्ट्रीट में उन्होंने एक अकाउंट एग्जीक्यूटिव और सिक्योरिटी एनालिस्ट की तरह काम करने की शुरुआत की। लेकिन इतने में हो गया वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 2 में पूरी दुनिया के हालात ख़राब हुए। वर्ल्ड वॉर 2 में उन्होंने एयरफोर्स में काम किया और उसके बाद वो स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की तरह प्रमोट किए गए। वॉर ख़त्म होने के बाद वे फिर से फिनेंशियल फील्ड में आ गए और इस बार प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र और एनालिस्ट बन गए। एनालिसिस के दौरान उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया कि हर एनालिसिस अपनी जगह सही है, लेकिन ट्रेडिंग एक अलग बिजनेस है। ट्रेडिंग करने के लिए कुछ अलग स्किल्स चाहिए एनालिसिस से हटकर, और ट्रेडिंग करने के लिए डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए कुछ अच्छे रूल्स और प्रोसेसेस की ज़रूरत होती है। वो लग गए अपने सारे ऑब्जर्वेशंस को कलेक्ट करने में, अपने एक्सपीरियंसेस से सीखे हुए सारे लेसन्स को स्टडी करके उन्होंने कुछ रूल्स बनाए अपने ट्रेडिंग के लिए और अपने ट्रेडिंग को पूरी तरह से उन्होंने रूल बेस्ड कर दिया। दोस्तों, रूल बेस्ड ट्रेडिंग, सिस्टम ट्रेडिंग या एल्गो ट्रेडिंग ये आजकल बहुत ही कॉमन बात है, हम सब जानते हैं इसके बारे में। लेकिन आप सोचिए, उस ज़माने के लिए ये बहुत अलग बात थी, बहुत नई बात थी। तो इस सब चीज़ों की शुरुआत जो है वो रिचर्ड डॉनचिन ने की। उनकी रूल बेस्ड ट्रेडिंग को हम ट्रेंड फॉलोइंग की तरह भी जानते हैं। ट्रेंड फॉलोइंग का मतलब है कि किसी एक मेथड से ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना और पोजीशन में बने रहना जब तक कि वो ट्रेंड इंटैक्ट है। उन्हें रूल बेस्ड ट्रेडिंग से काफ़ी फ़ायदा होने लगा। उन्हें समझ आया कि एनालिसिस ये सब ठीक है, लेकिन ट्रेडिंग करने के लिए यही एक तरीका है जिससे आपको कंसिस्टेंट सक्सेस मिल सकती है।
1948 से उन्होंने एनालिसिस से ज़्यादा ट्रेडिंग की तरफ रुख किया। उनके रूल बेस्ड ट्रेडिंग की बुनियाद टेक्निकल एनालिसिस थी। वो अपनी ट्रेडिंग मेथड से कमोडिटी फ्यूचर्स में एक्टिवली ट्रेड करने लगे। उन्होंने एक ट्रेडिंग फर्म एस्टैब्लिश की, फ्यूचर्स इंक। ये एक कमोडिटी फंड था और उन गिने चुने पहले कुछ पब्लिकली हेल्ड फंड्स में से एक था। फंड के पीछे प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन था, जो तब के ज़माने के लिए बहुत बड़ी और नई बात थी। इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड का जो मॉडल है, जो आज यूएस में और हर जगह फॉलो होता है, उसके पीछे भी रिचर्ड डॉन्चन के काम का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। उन्होंने काफ़ी आर्टिकल्स और न्यूज़लेटर्स लिखे। उन्होंने अपने ट्रेडिंग रूल्स, गाइडलाइंस, वो जो भी फॉलो करते थे, अपनी मेथड्स, वो सबको समझाने लगे। उनकी एक वीकली रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम थी, जिसके बारे में वो बात करने लगे, लोगों को समझाने लगे और वो काफ़ी पॉपुलर भी होने लगी। उनका काम अच्छा होने लगा, वो पॉपुलर भी थे, वो ट्रेडिंग भी अच्छे से करते थे, लेकिन उन्हें ट्रेडिंग में स्केल करने में दिक्कत आ रही थी। ट्रेडिंग जब हम करते हैं, उसमें पोजीशंस बढ़ाना, उसमें स्केल करना, ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। और वो लोग जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं, वो इस बात को ज़रूर समझेंगे कि स्केलिंग एक अलग प्रॉब्लम है, वो इतना आसान नहीं है इस बिज़नेस में। स्केलिंग का मतलब है जब आप क्वांटिटी बढ़ाते हैं, अपनी पोजीशंस बढ़ाते हैं। रिचर्ड डॉन्चन स्केलिंग पे काम करने लगे। उन्हें पूरी तरह से तब सक्सेस हासिल नहीं हो रही थी। 1960 में उन्होंने हेडन स्टोन नाम की एक लीडिंग ब्रोकरेज हाउस में डायरेक्टर ऑफ कमोडिटी रिसर्च की तरह काम करने की शुरुआत की। उनकी एक मेथड थी 5 पीरियड और 20 पीरियड मूविंग एवरेज की। उस मेथड से वो कमोडिटीज़ में ट्रेंड आइडेंटिफाई करते और वो उन्हें काफ़ी सक्सेस दे रहा था। उनके प्राइस एनालिसिस, ट्रेडिंग सिस्टम्स के इम्पोर्टेंस, ट्रेंड फॉलोइंग, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, ये सब वो अपने न्यूज़लेटर में लिखते, जो काफ़ी पॉपुलर हो रहा था। उनके आर्टिकल्स और न्यूज़लेटर्स एक क्लासिक वर्क है, जिसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन द फील्ड ऑफ मार्केट ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्निकल एनालिसिस। उन्हें फादर ऑफ ट्रेंड फॉलोइंग और फादर ऑफ मॉडर्न कमोडिटीज ट्रेडिंग मेथड्स भी कहा जाता है। वो अपने करियर के दौरान काफ़ी एक्सचेंजेस और प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर रहे। रिचर्ड डॉन्चन को सक्सेस मिली थी और वो काफ़ी पॉपुलर भी थे, लेकिन 42 साल तक फिनेंशियल मार्केट में काम करने के बाद भी वो एक लिमिट के ऊपर फंड मैनेज नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वो उसके ऊपर काम करते रहे और फाइनली उन्हें वो करने में सक्सेस मिली जब उनकी उम्र 7 साल से भी ज़्यादा थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो 80 साल के ज़्यादा के थे, तब भी वो ट्रेडिंग के बिजनेस में पूरी तरह से एक्टिव थे और अच्छा कर रहे थे। एनालिसिस के साथ ये जिद, पैशन और हिम्मत ना हारने का जज्बा, वो हमें उनसे सीखना है। आज जो भी हम फंड मैनेजमेंट या मैनेज फ्यूचर्स या ये सब इंडस्ट्री को जानते हैं, एक तरह से उनके क्रिएटर रिचर्ड डॉन्चन थे। और ट्रेडिंग के अलावा उन्होंने अपने काम और नॉलेज को लोगों के साथ शेयर किया। ऐसी काफ़ी सक्सेस स्टोरीज उन्होंने क्रिएट की। उनके काफ़ी स्टूडेंट्स आगे जाके अच्छे फंड मैनेजर्स और ट्रेडर्स बने। इनफैक्ट काफ़ी लोगों को जो हम आज भी पढ़ते हैं, जिनका काम आज हम देखते हैं और उसके बेसिस पे स्ट्रैटेजीज डेवलप करते हैं, वो सारे कहीं ना कहीं रिचर्ड डॉन्चन के काम से इंस्पायर्ड थे। ट्रेंड फॉलोइंग के ऊपर आज हम जो इतने मॉडल्स देखते हैं और इतना काम देखते हैं, उनका कहीं ना कहीं बेस जो है वो रिचर्ड डॉन्चन के काम से है। अप्रैल 1993 में रिचर्ड डॉन्चन चल बसे। उनके बाद द रिचर्ड डॉन्चन फाउंडेशन की स्थापना हुई, जो बच्चों की हेल्थ और ऐसे कुछ सामाजिक कार्यों में एक्टिव रहता है। उसकी लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी। अब दोस्तों बात करते हैं उनकी ट्रेडिंग सिस्टम्स में और उनके इंडिकेटर के बारे में। रिचर्ड डॉन्चन की वीकली ट्रेडिंग सिस्टम काफ़ी पॉपुलर थी। वो 4 वीक ब्रेकआउट ट्रेडिंग सिस्टम के नाम से भी जानी जाती है। वो एक बहुत ही सिंपल सिस्टम थी, पर जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, सिंपल एक रिलेटिव टर्म है। आज सिंपल लगता है, पर सोचिए उस ज़माने में जब कंप्यूटर्स नहीं थे, चार्ट्स अवेलेबल नहीं होते थे इजीली और डेटा इजीली अवेलेबल नहीं होता था। चार्ट्स आपको हाथ से ड्रॉ करने पड़ते थे, मेंटेन करने पड़ते थे। तो जो आज हमें बहुत सिंपल लगता है, उस ज़माने में वो सब नहीं था। वो एक नई बात थी, बड़ी बात थी, और वो सब सोचना ही अपने आप में बड़ी बात थी। तो वो 4 वीक सिस्टम फॉलो करते थे। अब ये 4 वीक को अगर हम डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करें चार्ट पे, तो वो 20 डे चार्ट बन जाता है, राइट।
क्योंकि एक वीक में 5 ट्रेडिंग डेज होते हैं, तो उनका 4 वीक सिस्टम बना 20 डे ट्रेडिंग सिस्टम। अब सिस्टम के रूल्स क्या थे कि प्राइस अगर 20 डेज के हाई के ऊपर चला जाए, मतलब अगर आप 20 कैंडल्स देखें और 20 कैंडल का जो हाईएस्ट पॉइंट है उसके ऊपर अगर करंट कैंडल में वो प्राइस चला जाए, तो ये 20 डे का बुलिश ब्रेकआउट है। अब इसी सिस्टम का एक इंडिकेटर बन गया जिसे डॉन्चिन इंडिकेटर के नाम से जाना जाता है, और वो मोस्टली सारे ही टेक्निकल एनालिसिस के सॉफ्टवेयर में अवेलेबल होता है, वो ट्रेड पॉइंट और जोन में भी है। तो जब भी आप डॉन्चिन चैनल प्लॉट करोगे उसमें 3 लाइंस प्लॉट होती है। इसका डिफ़ॉल्ट पीरियड 20 डेज होता है, और इसमें ये 3 लाइन है, अपर बैंड, मिडल बैंड और लोअर बैंड। अभी जब अपर बैंड है वो 20 डेज के हाई को ट्रैक करता है, और जब ये अपर बैंड ऊपर की तरफ जाता है इसका मतलब है कि लास्ट 20 कैंडल्स का नया हाई मार्क हुआ। तो मतलब ये जो अपर बैंड है ये 20 दिनों का हाईएस्ट पॉइंट है, ये जो लोअर बैंड है ये 20 कैंडल्स का लोएस्ट पॉइंट है, और ये मिडिल बैंड है ये दोनों का एवरेज है। इसको हम थोड़ा अलग से और डिस्कस करते हैं। अब ये अपर लाइन जब ऊपर की तरफ बढ़ता है इसका मतलब है जो 20 कैंडल्स का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो मार्क हुआ है, ठीक है। मतलब करंट कैंडल पे जब भी अपर बैंड बढ़े इसका मतलब है ये 20 कैंडल का ब्रेकआउट, प्राइस ने उस सेशन में नया हाई मार्क किया है। सेम वे अगर ये लोअर बैंड नीचे की तरफ जाए इसका मतलब है 20 कैंडल्स का लोएस्ट लो मार्क हुआ है, प्राइस ने आज नया लो मार्क किया है। तो अब आप ये चार्ट में देखिए, यहाँ पे अपर लाइन राइजिंग है, इसका मतलब है प्राइस यहाँ पे कंटिन्यूसली नया हाई मार्क कर रहा है, मार्केट का ट्रेंड अप है और स्ट्रांग है। इस चार्ट में लोअर बैंड कंटिन्यूसली फॉलिंग है, इसका मतलब है प्राइस कंटिन्यूसली नया लो बना रहा है और मार्केट का ट्रेंड डाउन है। तो अब आप जब डॉन्चिन चैनल को प्लॉट करके चार्ट पे देखते हैं तो आप आसानी से उसका बिहेवियर रीड कर सकते हैं, है ना। सो राइजिंग अपर बैंड इज बुलिश, फॉलिंग लोअर बैंड इज बेरिश। अब थोड़ा और सोचते हैं इस इंडिकेटर के बारे में। जब नया हाई बन रहा है तब अपर बैंड राइज हो रहा है, ये आपको समझ आ गया होगा। लोअर बैंड कब राइज होता है ये सोचिए। जब लोअर बैंड बढ़ रहा है इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि 20 दिन का जो लो है ना वो भी बढ़ रहा है। मतलब जब अपर बैंड और लोअर बैंड दोनों बढ़ रहे हैं इसका मतलब है मार्केट में हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन है, मतलब अप ट्रेंड एकदम स्ट्रांग है, एकदम मजबूत है। और सेम वे जब लोअर बैंड फॉल हो रहा है और अपर बैंड भी फॉल हो रहा है, दोनों ही बैंड नीचे जा रहे हैं, इसका मतलब है लोअर हाई और लोअर लो का फॉर्मेशन है, डाउन ट्रेंड एकदम स्ट्रांग है। तो अब जब हम अपर बैंड और लोअर बैंड के बारे में ही सोचे, चलिए सोचते हैं इनकी सारी पॉसिबिलिटीज़ के बारे में, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इनके बिहेवियर को लेके। एक तो अपर बैंड राइजिंग होगा, इसका मतलब है स्ट्रांग अप ट्रेंड। दूसरा है लोअर बैंड फॉलिंग, इसका मतलब है स्ट्रांग डाउन ट्रेंड। दोनों बैंड्स फ्लैट, इसका मतलब है मार्केट रेंज बाउंड है, मार्केट बिल्कुल 20 डेज के हाई और लो के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। ट्रेंड ना ऊपर है ना नीचे है, वो फ्लैट है, जिसको साइडवेज मार्केट कहते हैं। अब लोअर बैंड अगर राइज हो रहा है इसका मतलब है कि लो जो है वो भी बढ़ रहा है, इसका मतलब सेमी बुलिश। मतलब कभी कभी अपर बैंड फ्लैट होता है और लोअर बैंड बढ़ रहा है, मतलब सेमी बुलिश। अगर अपर बैंड फॉल हो रहा है मतलब लोअर बैंड फ्लैट है लेकिन अपर बैंड फॉल हो रहा है, इसका मतलब सेमी बेरिश, जो हाई है वो कम होते जा रहे हैं। अपर बैंड और लोअर बैंड दोनों ही बढ़ रहे हैं तो स्ट्रांग एंड बुलिश, अपर बैंड और लोअर बैंड दोनों ही गिर रहे हैं मतलब स्ट्रांग बेरिश ट्रेंड, ठीक है। ये सारे पॉसिबिलिटीज हैं। तो एक तरह से हमने सारी पॉसिबिलिटीज को मार्क कर दिया और ऑब्जेक्टिव भी हो गया। अब इसको हम स्कोर भी कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में कभी और बात करेंगे। पर जब हम रिचर्ड डॉन्चिन की बात कर रहे हैं तो हमें रूल्स बनाना तो बनता ही है। तो अब समझते हैं मिडिल बैंड को। पहले समझ लो मिडिल बैंड है क्या। मान लीजिए मैं ये 20 कैंडल्स को मर्ज करके एक कैंडल बना दूं, मतलब ये जो है वो हाईएस्ट पॉइंट है लास्ट 20 कैंडल्स का, जो इस एक कैंडल का हाई पॉइंट है ना, क्योंकि हमने लास्ट 20 कैंडल्स को मर्ज किया है। सेम वे ये जो लो पॉइंट है वो लास्ट 20 कैंडल्स का लोएस्ट पॉइंट है। तो ये पूरे कैंडल को जो लास्ट 20 ट्रेडिंग डेज के प्राइस एक्शन को रिप्रेजेंट करता है उसका हमने मिडिल पॉइंट निकाला, मतलब हाई प्लस लो डिवाइडेड बाय 2, तो ये मिडिल पॉइंट हो गया। ये है डॉन्चिन चैनल का मिडिल बैंड।
मतलब वो मिडिल बैंड जो है वो लास्ट 20 सेशंस का जो हाई और लो है उसका मिडिल पॉइंट है। मतलब हमें हर नए कैंडल पे एक अपर बैंड, एक लोअर बैंड और एक मिडिल बैंड मिलेगा डॉनचिन चैनल पे। ये मिडिल बैंड भी अपने आप में एक अच्छा इंडिकेटर है। जब प्राइस लास्ट 20 डेज के एवरेज या मिडिल पॉइंट या मिडिल बैंड के ऊपर है, इसका मतलब है वो बुलिश है, और प्राइस उसके नीचे है, इसका मतलब वो बेरिश है। तो इन सिंपल वर्ड्स, डॉनचिन चैनल के मिडिल बैंड के ऊपर प्राइस है तो वो बुलिश जोन में है। डॉनचिन चैनल के मिडिल बैंड के नीचे जब प्राइस है तो वो बेरिश जोन में है। तो अब ये जोन हमने एक तरह से आइडेंटिफाई कर लिया। जब आप चैनल प्लॉट करते हो, प्राइस अपर बैंड और मिडिल बैंड के बीच में है तो वो बुलिश जोन, प्राइस मिडिल बैंड और लोअर बैंड के बीच में है तो वो बेरिश जोन। अब थोड़ा इस इंडिकेटर पे और सोचते हैं। हमने बुलिश जोन और बेरिश जोन तो डिस्कस कर लिया, लेकिन ये अपर बैंड और लोअर बैंड के बीच में ये जो डिस्टेंस है ये भी हमें कुछ शो करता है। जब ये डिस्टेंस ज़्यादा है, इसका मतलब जो मार्केट में रेंज है लास्ट 20 डेज का हाई और लो के बीच का, वो बहुत ज़्यादा है। मतलब मार्केट में रेंज वाइड है या वोलेटिलिटी ज़्यादा है। जब ये डिस्टेंस कम है तब मार्केट में रेंज जो है वो थोड़ा सा नैरो है, वोलेटिलिटी कम है। अब मुझे लगता है कि वोलेटिलिटी के हिसाब से अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज चेंज होनी चाहिए, लेकिन शुरू में अगर कुछ नहीं तो जब आपको ये समझ में आ जाए कि मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा है, तब एटलीस्ट शांति रखने से या ट्रेडिंग कम करने से भी काफ़ी फ़ायदा हो। तो आपको डॉनचिन चैनल समझ में आया। ये 20 डेज ये पैरामीटर को आप चेंज कर सकते हैं, आप उस अलग अलग पैरामीटर्स के साथ एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप कोई और ब्रेकआउट मेथड फॉलो कर रहे हैं, जैसे 5 डेज़ का ब्रेकआउट, 50 डेज़ का ब्रेकआउट, 100 डेज़ का, या बहुत ही पॉपुलर है 52 वीक हाई 52 वीक लो। क्या आप इस चीज़ को डॉनचिन चैनल की तरह प्लॉट कर सकते हैं? है ना। आप अगर सोचेंगे, मान लीजिए 52 वीक हाई लो का भी मैं एक डॉनचिन चैनल की तरह प्लॉट करूं, तो क्या होगा? जब ब्रेकआउट है वो तो पता चलता है, लेकिन कब वो उस रेंज में है, कब वो 52 वीक हाई बैंड बढ़ रहा है कंटिन्यूसली, कब लोअर बैंड भी बढ़ रहा है या अपर बैंड फॉलिंग है, ये सारी चीज़ें भी हम उससे पता कर सकते हैं। तो कोई भी ब्रेकआउट मेथड में भी आप डॉनचिन चैनल लगा के उसको और एनालाइज कर सकते हैं और तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। मिडिल बैंड कैन बी यूजफुल, अपर बैंड और लोअर बैंड का जो डायरेक्शन है दैट कैन बी वेरी यूजफुल, और दोनों का डिस्टेंस वो भी एक यूजफुल है जहां से वोलेटिलिटी और रेंज समझ में आता है। और बुलिश जोन, बेरिश जोन, ये चीज़ें आप कर सकते हैं। एक्चुअली डॉनचिन चैनल के और भी काफ़ी टेक्निक्स है यूज़ करने के, जैसे SAR मतलब स्टॉप एंड रिवर्स। SAR का मतलब है बाई करने के बाद जब बेरिश सिग्नल आ जाए तो बाई एग्जिट करो और शॉर्ट भी करो, और शॉर्ट ट्रेड में जब आप खड़े हो और एग्जिट आ जाए तो शॉर्ट को एग्जिट भी करो, साथ में बाय भी करो। मतलब एवरी टाइम पोजीशंस एग्जिट करने के साथ उसको रिवर्स भी कर दो। मतलब आप हमेशा सिस्टम में बने रहते हो। तो डॉनचिन चैनल को यूज़ करके भी हम SAR कर सकते हैं। जैसे अपर बैंड है वो बुलिश ब्रेकआउट है, तो जैसे प्राइस अपर बैंड के ऊपर चला जाए तो बुलिश ब्रेकआउट, और जब लोअर बैंड के नीचे चला जाए तो बुलिश ट्रेड एग्जिट के साथ बेरिश ट्रेड ओपन कर दो। तो इस तरह से दोनों बैंड्स के साथ ट्रेड कर सकते हैं, या मिडिल बैंड के साथ ट्रेड कर सकते हैं। प्राइस मिडिल बैंड के ऊपर है तो बुलिश ट्रेड, मिडिल बैंड के नीचे है तो बेरिश ट्रेड। डॉनचिन चैनल को यूज़ करके हम ट्रेंड फॉलोइंग भी कर सकते हैं। मतलब अपर बैंड के ब्रेकआउट पे हम बाय पोजीशन खड़े कर सकते हैं और मिडिल बैंड का स्टॉप लॉस। सेम वे लोअर बैंड फॉलिंग हो या लोअर बैंड के नीचे प्राइस चला जाए तो बेरिश ट्रेड और मिडिल बैंड का स्टॉप लॉस। डॉनचिन चैनल को यूज़ करके हम पुल बैक या पैटर्न ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। मतलब कोई बुलिश पैटर्न, प्राइस पैटर्न अगर मिडल बैंड या अपर बैंड के पास हो तो वो बुलिश मार्केट इंडिकेट करता है, उस पैटर्न को हम वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। सेम वे कोई बेरिश पैटर्न अगर लोअर बैंड के पास हो या प्राइस बाउंस करके जब मिडिल बैंड के पास जाए, वहाँ पे अगर कोई बेरिश पैटर्न बन जाए तो वो ट्रेड करने का एक अच्छा स्पॉट हो सकता है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ है, और भी बहुत पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। लेकिन अगर आप डॉनचिन चैनल को समझ गए कि वो क्या है, तो फिर आप इसको अलग अलग तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप इसको अलग इंडिकेटर्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और अपने खुद के रूल्स बना सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप अपने रूल्स बनाएं और उसको ऑब्जेक्टिव करें। यही हमें रिचर्ड डॉनचिन की लाइफ से सीखना है कि हमेशा कुछ ऑब्जेक्टिव करो और सिस्टमेटिक करो। और मुझे लगता है हम किसी भी मेथड्स के जब प्रिंसिपल समझ लेते हैं तो बहुत बार हम उसे यूज़ न किए बिना भी उससे फ़ायदा ले सकते हैं, बिकॉज हमें पता है कि वो क्या शो करता है।
डॉन्चेन चैनल को पॉइंट एंड फिगर, रैंको, लाइन ब्रेक, कागी, ये सब मेथड्स में भी यूज़ किया जा सकता है। अब इन मेथड्स पे डॉन्चेन चैनल का जो पूरी तरह से बिहेवियर है और नेचर है वो चेंज होता है। हालांकि फॉर्मूला और मेथड वही है, सारे रीडिंग भी सेम होते हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज़ की वजह से, इन चार्टिंग मेथड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी वजह से डॉन्चेन चैनल का बिहेवियर चेंज होता है, और जो काफ़ी यूज़फुल हो सकता है और हमें एक सॉलिड एज दे सकता है। जैसे रैंको चार्ट्स का एक प्रॉपर्टी है कि वहाँ पे डायगोनल ब्रिक्स होता है, और कोई भी इंडिकेटर रैंको चार्ट पे जो कैलकुलेट होता है वो ब्रिक्स के ऊपर कैलकुलेट होता है। तो जब उसमें हम डॉन्चेन चैनल प्लॉट करते हैं, आई रेकमेंड 40 ब्रिक डॉन्चेन चैनल ऑन रैंको चार्ट्स। तो जब हम 40 ब्रिक्स का रैंको पे डॉन्चेन चैनल प्लॉट करते हैं, तो जो अपर बैंड है वो हमें शो करता है कि 40 ब्रिक्स का हाईएस्ट पॉइंट, लोअर बैंड हमें शो करता है 40 ब्रिक्स का लोवेस्ट पॉइंट, और मिडिल बैंड हमें शो करता है दोनों का एवरेज। अब प्राइस जब मिडिल और अपर बैंड के बीच में है, मतलब बुलिश जोन। प्राइस जब मिडिल बैंड और लोअर बैंड के बीच में है तो बेरिश जोन। अब इसमें जब अपर बैंड के ऊपर ब्रेक जाता है तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट होता है। लास्ट 40 ब्रेक का हमें हाई जो क्रॉस किया है, जो ब्रेकआउट है, वो शो करता है। अब इसमें सिग्निफिकेंट पॉइंट ये है कि रैंको में जो हम ब्रिक्स प्लॉट करते हैं उसमें टाइम नहीं कंसीडर होता है, उसमें सिर्फ प्राइस होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ ट्रेडिंग सेशन। कि जब आप इंट्राडे चार्ट देखते हो तो इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ कैंडल्स और बार्स, तो इससे हमें प्राइस का जो मोमेंटम है वो समझ में आता है कि जो डेटा का नॉइज हट गया है और अब कब ब्रेकआउट है ये समझ में आता है। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट और अच्छा सिस्टम है जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके लिए मैं जो रेकमेंड करता हूँ 0.25% और 1% ब्रेक साइज, और नॉर्मली आई रेकमेंड डेली या 1 मिनट टाइम फ्रेम फॉर इवन पोजिशनल ट्रेडिंग। इनफैक्ट ये डॉन्चेन चैनल को मैंने एक इंडिकेटर डी स्मार्ट, जिसको मैं क्लोजली फॉलो करता हूँ, उसमें यूज़ किया है। उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी है और डिटेल में और मैं अपलोड भी करूँगा। और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है डॉन्चेन चैनल को रैंको में और बाकी नॉइजलेस चार्ट्स में एक्सप्लोर करने की। ये रैंको चार्ट्स पे डॉन्चेन चैनल का कॉन्सेप्ट बहुत ही यूज़फुल है। इनफैक्ट रैंको के कुछ पैटर्न्स हैं, जैसे 1 बैक, 2 बैक, जिग-जैग, ऐसे कुछ पैटर्न्स हैं जो ऑब्जेक्टिव इन नेचर है, जो मैंने अपनी रैंको की बुक में एक्सप्लेन किए हैं। वो भी इन डॉन्चेन चैनल के साथ, जैसे अपर बैंड पे, मिडिल बैंड पे, ऐसे स्पॉट पे वो पैटर्न्स को अच्छे से ट्रेड करने के अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं। ये सारे इंडिकेटर्स और स्टडी, ट्रेड पॉइंट और जोन जैसे हमारे प्रोडक्ट्स में फ्रीली अवेलेबल है अगर आपका डिफाइनेड सिक्योरिटीज़ में अकाउंट है। इनफैक्ट काफ़ी अच्छे और इनोवेटिव स्कैनर्स भी अवेलेबल है डॉन्चेन चैनल को लेके सारे ही चार्टिंग मेथड्स। एक हमारा इंटरेस्टिंग सेशन है इंडिकेटर डिगर। इसमें हमने डॉन्चेन चैनल के ऊपर सारे ही चार्टिंग टाइप्स के साथ एक स्कैनर बनाया है। जैसे ही आप वो स्कैनर ओपन करते हो डॉन्चेन चैनल के साथ, आप पीरियड डिफाइन कर सकते हो। आपको समझ आता है कि दोनों बैंड का डिफरेंस कितना है, मिडिल बैंड का ट्रेंड कैसा है। मिडिल बैंड का ट्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो कितने पॉइंट से बढ़ा घटा, उससे एक ट्रेंड का डायरेक्शन समझ आता है। तो उससे आप सॉर्ट कर सकते हो स्टॉक्स को किसी भी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में, और हर मार्केट सेगमेंट में, NSE, BSE, MCX, कमोडिटी, करेंसी, इसमें आपको बैंड का ट्रेंड समझ में आता है, जो हमने अभी पहले डिस्कस किया था कि जैसे बैंड राइजिंग है, फॉलिंग है, सेमी राइजिंग है, सेमी फॉलिंग है, फ्लैट है, और प्राइस का पोजीशन क्या है इस बैंड के ट्रेंड के हिसाब से। वो मिडिल बैंड के ऊपर है, अपर बैंड और लोअर बैंड के बीच में है, और बैंड का ट्रेंड कैसा है। तो ये कमेंट्स भी है और इस हिसाब से आप स्टॉक्स को देख सकते हो और सॉर्ट भी कर सकते हो। और ये आप कोई भी चार्टिंग टाइप पे कर सकते हो, कैंडलस्टिक, रैंको, पॉइंट एंड फिगर, हेकिनाशी, कागी, लाइन ब्रेक। जाने से पहले कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन्स जो रिचर्ड डॉन्चेन ने अपने न्यूज़लेटर्स और आर्टिकल्स में एक्सप्लेन किए हैं, और वो है बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। उन्होंने कहा था, अगर सब लोग किसी प्राइस लेवल या डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो उसको अवॉइड करो। मतलब सब लोग कोई एक ही चीज़ बोल रहे हैं तो वो राइट भी हो तो मूव जल्दी नहीं आएगी। वो मूव तब आएगी जब लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। सो इन सिंपल वर्ड्स, जब सबको लगता है तो वो होता नहीं है, या इमीडिएटली नहीं होता है, वो होने के चांसेस कम है। और इसके लिए अच्छा है कि हम सुनना थोड़ा सा कम कर दे और नॉइजलेस हो जाए। अगर डलनेस हो मार्केट में तो यूजुअली उसके बाद एक अच्छा ट्रेंड आने के चांसेस है। तो ऐसे टाइम पे वॉल्यूम किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है उसको ट्रैक करना चाहिए। वो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ब्रेकआउट का डायरेक्शन होता है।
कुछ भी करो लेकिन अपने लॉस को लिमिट करो और प्रॉफिट को राइड करो। मुझे लगता है कि हर सक्सेसफुल ट्रेडर ये कह कह के थक गया होगा, और शायद यही एक डिफरेंस है मार्केट में सक्सेस और फेलियर के बीच। जब भी मार्केट का डायरेक्शन क्लियर ना हो, शांति रखो। काम तब भी करो जब क्लैरिटी हो। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अपने ट्रेडिंग की प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। स्टॉप लॉस बहुत ही वैल्यूएबल टूल है, वो लॉस को कम भी करता है, प्रॉफिट्स को प्रोटेक्ट भी करता है और हमें उन पैटर्न से बचाता है जो चले नहीं हैं। और ये स्टॉप लॉस जब चार्ट के पैटर्न के बेस पे हो तो वो बहुत ही इफेक्टिव होता है। जब भी स्टॉक में एंट्री के लिए ऑर्डर डाल रहे हो तो लिमिट ऑर्डर ठीक है, जब एग्जिट कर रहे हो तो मार्केट डाल के एग्जिट करो, बिकॉज आपको वो एग्जिट करना ही है किसी भी कीमत पे। कभी कभी राइट टाइम पे एग्जिट न किए हुए ट्रेड्स बाद में बहुत ज़्यादा तकलीफ देते हैं। पहले के जो इम्पोर्टेंट टॉप या बॉटम प्राइजेस है, या वो प्राइजेस का एरिया जहाँ पे प्राइस नैरो रेंज में ट्रेड हुआ है, वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। वो स्टॉक्स जिसमें लोअर बैंड फॉलिंग है या जिसमें वीकनेस है, उससे दूर रहना चाहिए, उसको बाय नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना भी सस्ता मिल रहा हो। तो दोस्तों, यही एक्सप्लेन करना था इस वीडियो में। ये वीडियो ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी रिचर्ड डॉन्चन की इंस्पिरेशनल जर्नी के बारे में बात करने की। वो हर मोड़ पे अपनी गलतियों से सीखते रहे, डटे रहे और हमेशा कुछ इनोवेटिव काम किया। उन्होंने अपने नॉलेज को लोगों के साथ शेयर किया, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ और काफ़ी सक्सेस स्टोरीज क्रिएट हुई और आज भी हो रही है। पहला मैनेज फ्यूचर्स फंड, सिस्टमैटिक ट्रेडिंग, रूल बेस्ड ट्रेडिंग, ट्रेंड फॉलोइंग, ये सब पे उन्होंने काम किया और उनके यही सब काम है जो एक मजबूत बुनियाद है जिसकी बदौलत काफ़ी लोगों ने इस बिज़नेस में सक्सेस हासिल की। उसी कंट्रीब्यूशन को और बुनियाद के बारे में हमें इस वीडियो में बात करनी थी। सिस्टमैटिक होने की कोशिश करें और हमेशा कुछ नया आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें जो हमें एज दे। यही इस वीडियो का बेसिक मैसेज और मकसद था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स मिले होंगे। अगली वीडियो में किसी और नई चीज़ के ऊपर बात करेंगे। आपका समय देने के लिए धन्यवाद।